Okay, hello everyone. This is lecture number 9 of structure of atom या atomic structure, जो भी आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो, ठीक। और यहाँ पर हम एटम के अंदर की बातें, मिस्ट्रीज को, जो कि इनिशियल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थे, उन्हीं को हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने शुरुआत करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से, फिर एनोड एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन की डिस्कवरी से, फिर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। उसके बाद में फिर हमने देखा कि रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, थॉमसन ने भी मॉडल दिया था, और बोहर मॉडल जो कि थॉमसन के रदरफोर्ड के ही ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब कि आपके जो उनके अंडर में ही उन्होंने रिसर्च वगैरह करी थी। तो ये मॉडल जो उन्होंने दिया था, उस तक पहुंचने से पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे हमने काम किया, और उसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी। अपना वहां से हम डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सो लेट अस कैरी ऑन विद आवर डिस्कशन। भाई स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर दिया, बताइए स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। रेवंत शर्मा, रेवंत आवाज आ रही है आपको? रेवंत? यस सर। हाँ, रेवंत आप कह रहे थे, कल आपसे बात हुई थी, तो आप बता रहे थे कि इन दो प्रॉब्लम्स में जो है वो आपको कुछ डिफिकल्टी फील हो रही है। ऑल्दो ये चैप्टर की सबसे टिपिकल प्रॉब्लम है, इन दो प्रॉब्लम में डिफिकल्टी फेस हो रही थी। रेवंत ने बताया था कि भाई ये जो दो प्रॉब्लम है 2.51 और 2.52, तो ये कुछ अजीब सी इनको ठीक से नहीं लग रही थी, ये ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। और भी कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने ट्राई किए हो और क्वेश्चन नहीं हो पाए हो तो बताइए। हाँ भाई। यस सर। यस सर। 2.52। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए उसके कुछ कुछ तो उसके डेटा में भी जो है वो इनफैक्ट फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, बट तब भी हम उसके एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट अबाउट 2.51? 2.51 हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए चलिए, तो पहले 2.5, रेवन 2.51 में भी प्रॉब्लम थी आपको? यस सर। चलिए चलिए भाई, चलिए देखते हैं। तो दोनों देखते हैं। जस्ट एक 2.51। चलिए भाई, मैं चाह रहा था कि किसी स्टूडेंट का ही हम सोल्यूशन लें, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें समझाना है, एक स्टूडेंट का ही सोल्यूशन लें। तो 2.51 पहले तो सर चलिए मैं इधर ही अपलोड करूंगा। तो सवाल क्या है, पहले जरा रेवंत सवाल पढ़ते हैं हम। 2.51 क्वेश्चन पढ़िए। The work function for cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate the threshold wavelength and the threshold frequency of the radiation. ओके, थैंक यू। एक सेकंड। ओके ओके रेवंत, थैंक यू। क्योंकि क्वेश्चन तो खैर आप भी पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट तब भी वो Q&A की फॉर्म में था। तो सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये अगर वर्क फंक्शन दे रखा है तो सर इसको निकालने में आपको दिक्कत आ रही थी सर? बताइए बताइए Yes, बताइए sir. एकदम। अच्छा, इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सर आपको? देखते हैं सर, डोंट वरी डोंट वरी, देखते हैं। सर ये बताइए कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं सर, ये बताइए। रेवंत, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं बताइए। रेवंत, आवाज आ रही है आपको? भाई शुरू के पार्ट में तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेवंत, कैन यू हियर मी?
Yes, sir. हाँ रेवंत, मैं ये कह रहा था कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, बताइए व्हाट डू मीन बाय वर्क फंक्शन? Sir, work done to move out. नहीं सर, वर्क फंक्शन की ये डेफिनेशन नहीं है। आप देखिए सर, लिखवाई हुई भी है वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, नोटबुक में देखिए, नोटबुक में देखिए एक बार। मतलब ये तो आपने बहुत कॉमन टाइप की डेफिनेशन बता दी सर, ऑल्दो वो गलत नहीं है, मगर उससे सर क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये देखिए वर्क फंक्शन की सर क्या डेफिनेशन है, बताइए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Minimum energy necessary to knock out most removed electron from a neutral gaseous atom or gaseous ion. हाँ तो एनर्जी है सर वो, वर्क फंक्शन वर्क तो मतलब कर रहा है, फोटोन निकाल रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन को, मगर एनर्जी है सर, ये एक प्रकार की एनर्जी है। अब ये वो मिनिमम एनर्जी है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एनर्जी प्रोवाइड कर दे, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कहलाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये सर हमने पहले भी जो है वो सवाल में किया हुआ है, इनफैक्ट बताया हुआ भी है थ्योरी में। आप जो है वो लेक्चर्स को रेफर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे तो सर हम बता ही रहे हैं कि ये वर्क, ये देखिए सर, जो ये वर्क फंक्शन है वो आपके 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो वही सर एच न्यू नॉट भी है, और वही एच सी बाई लैम्डा नॉट भी है। कुछ बात समझ में आई सर, बताइए? Yes, sir. तो सर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो ऐसा ही हो गया। इनफैक्ट वेवलेंथ तो मैं बड़ी चालाकी से निकालूंगा। देखिए चालाकी से क्या निकालूंगा कि मुझे एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या, 1242.4 अपॉन एक्स, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये ऑटोमेटिकली एक्स कौन सी यूनिट में दे देता है, बताइए कौन सी यूनिट में एक्स दे Nanometer. देता है? नैनोमीटर में। और सर जी वो मुझको इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्होंने दे दिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बड़े चालाकी से मैं तो डायरेक्टली एक्स निकाल दूंगा, 1242.4 डिवाइडेड बाई 1.9, डायरेक्ट सर बड़ा कम कैलकुलेशन करके सस्ते में निपट जाऊंगा मैं, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नैनोमीटर में। क्योंकि हमें साथ ही साथ में ये भी देखना है कि कंसेप्ट को यूज करते हुए कैसे हम स्मार्टली काम कर सकें, अपना समय बचा सकें। तो यहां से सर डायरेक्टली निकल कर आएगी जो एक्स की वैल्यू, वेवलेंथ नैनोमीटर में, अपना काम आसान करते हुए 653.9 नैनोमीटर। बहुत से लोग उसको 654 भी लिख देंगे, चलेगा, अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं तो 654 नैनोमीटर अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करके लिखना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सर, डायरेक्ट एक्स निकल कर आ गए उन्होंने। डायरेक्ट यानी क्या निकाल दिया मैंने, बताइए डायरेक्ट क्या निकाल दिया? Threshold wavelength. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेश, अब ये मैं पहले भी पूछा था, पढ़ाया था तब, रैयान से पूछा था क्वेश्चन, अब कुणाल से पूछेंगे। कुणाल, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? सर मैक्सिमम वेवलेंथ नॉकआउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों भाई? व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड मैक्सिमम, व्हाई नॉट मिनिमम? क्योंकि सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो सर मैक्सिमम वेवलेंथ ही होगी ना सर, वो इनवर्सली होते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। एक चीज और भी है सर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ है, ये वो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ है कि जिसपे हम इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर पाएंगे। क्योंकि यदि मैंने इससे बड़ी वेवलेंथ ली तो फिर फोटोन की एनर्जी इतनी कम होगी कि वो नॉक ऑफ हो ही नहीं पाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। तो ये तो सर वेवलेंथ हो गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सी बराबर न्यू लैम्डा। अब जब लैम्डा लैम्डा नॉट निकला है तो न्यू भी न्यू नॉट निकलेगा, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सी बराबर लैम्डा नॉट। अब सी ले लिया हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब इस बार मैं बड़ी चालाकी से इसको अगर 654 भी ले रहा हूं तो 10⁻⁹ मीटर कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, ताकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर सकूं। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई 3 × 10⁻17 अपॉन 654। 3 × 10⁻17 अपॉन 654।
तो अब जब इसको आप करेंगे तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकल कर आ जाएगी। थोड़ा बहुत वो पावर्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी। पावर्स क्या कि भाई इसको ऐसे लिख दीजिए, 3 0 इधर लगा दिए, 654 कर दिए और 10 की पावर 14 कर दिए। तो अब वो फिर जो है वो निकल कर आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर 14। चाहे सेकंड इनवर्स लिखिए चाहे हर्ट्ज लिखिए, चाहे सेकंड इनवर्स लिखिए चाहे हर्ट्ज लिखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, बात समझ में आई? बताइए भाई, बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। सर 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, अब तीसरा में थोड़ी उन्होंने और सर हमसे जो है वो क्या कहते हैं मेहनत करवाई है। उन्होंने कहा है कि अगर को सीजियम को इरेडिएट कराया गया 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से, अब जैसे ही 500 नैनोमीटर बोलेंगे मैं तो सर पहले एनर्जी निकाल लूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। 1242.4 डिवाइडेड बाई 500 EV डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लूंगा मैं पहले एनर्जी, क्योंकि उससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा, उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लूंगा। अच्छा ये कह रहे हैं 1 to 4 ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट निकाल लूंगा। तो ये अब जब अगर मैंने डायरेक्ट निकाल लिया तो ये आ गया, देखिए 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तो सर सवाल एक दूसरे टाइप से ट्रांसफॉर्म हुआ है कि 2.48 का एनर्जी का फोटोन आपने इंसिडेंट कराया है, तो एनर्जी बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 2.48 हो गया ये, माइनस आप कर लेंगे वर्क फंक्शन है 1.9, तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये भी बड़े चालाक हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी पूछ ली मगर दूसरी बहुत झेल करने वाली चीज पूछ लिया, बहुत ही झिलाऊ चीज पूछ ली, वेलोसिटी वो हाफ mv² अंडर रूट करके सब निकालना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने पहला हिस्सा पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो सर जी डायरेक्ट निकल के, रेवन समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. All right. सर काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट निकल के आ गई है, काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट निकल कर आ गई 0.58 ईवी। अब अगर वो ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं नहीं ईवी नहीं, हमें तो जूल में चाहिए, तो लो भैया जूल में ले लो, 0.58 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये अगर जूल में चाहिए तो ये डायरेक्ट ले लीजिए जूल में, जूल में निकल कर आ गई। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सर वो वेलोसिटी के लिए भी परेशान कर रहे हैं आपको, वो बहुत परेशान करने वाले लोग हैं, तो सर फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितना लेंगे सर जी, बताइए रेवंत? 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. तो अब वो करेंगे तो फिर वेलोसिटी भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर? Okay, sir. तो ये एक पूरी अप्रोच थी, ये एक पूरी अप्रोच थी, पता ही समझ में आया? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला क्वेश्चन भाई काफी प्रॉब्लमेटिक रहा हुआ है। पहली बात तो ये है कि भाई जो है सोडियम मेटल को इरेडिएट किया गया अलग अलग वेवलेंथ के साथ में, तो कहा गया कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहले तो ये कहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फिर कहा है कि प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट करो। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको प्लैंक कांस्टेंट पता नहीं है, बट वो पता है आपसे प्लैंक, जो हमने बोला था ना कि ग्राफिकल नेचर का सवाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भाई आप बताएंगे, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन फिजिक्स में बताई जाती है या नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, नेहा आप बताइए, ऐसी इक्वेशन बताई जाती है या नहीं? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
अब अगर ये इक्वेशन बताई जाती है तो हमारे पास में भी जो है वो ये क्या है, ये वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ से इंसिडेंट कराया जा रहा है और ये उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिल रही है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन ये रहेगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप देखिए कि एनर्जी को मैं ऐसे लिख दूं hc/λ, तो फिर ये वर्क फंक्शन जो है उसको भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ hc/λ0। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ बताइए, वो तो यार सबको पता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ mv², हाफ mv², बहुत बढ़िया, हाफ mv²। अब ये तो पहली चीज हो गई। hc से मैं अगर जो है वो क्या कहते हैं कि सबको डिवाइड कर दूं, hc से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडिंग बाय hc, डिवाइडिंग बाय hc, देखते जाइएगा मजा। 1/λ इज इक्वल टू 1/λ0 प्लस m/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड टू h इंटू c। ये लिख सकता हूं बताइए, ऐसा करके लिख दिया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, हाँ अब बहुत ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं कि हमको अलग अलग लैम्डा दे रखे हैं और अलग अलग वेलोसिटीज दे रखे हैं। They have given us lambda and they have given us velocities. तो स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन है और अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, बहुत ध्यान से देखिए, 1/λ, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं 1/λ वर्सेस वेलोसिटी के स्क्वायर का, वेलोसिटी के स्क्वायर का, यानी कि लाइक, ये मैं टफ बात बोल रहा हूं, आसान बात नहीं बोल रहा हूं, ये है मेरा y, वेलोसिटी स्क्वायर पूरा, ये है मेरा x। तो अब ये m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली चीज पूरी ये किसके बराबर हो जाएगी, m स्लोप के, और ये 1/λ0 ये किसके बराबर हो जाएगा, नहीं y इज इक्वल टू m। सर y तो ये है, y तो ये है, m ये, वो m उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्लीज, ये जो यहाँ जो m लिखा हुआ है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ ये जो c लिखा हुआ है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, और ये 1/λ0 जो c लिखा हुआ है ये वो y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो y इंटरसेप्ट होता है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यस ये वो है। तो अब अगर हमने ये लिख दिया तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स अवेलेबल है। क्या पॉइंट्स क्या अवेलेबल है, क्या पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है, यानी वेवलेंथ छोटी होगी, यानी 1/ वेवलेंथ बड़ा होता जाएगा। तो वैसे वैसे ही आपके वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जब वेवलेंथ कम होगी यानी एनर्जी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अब ये ग्राफ कैसे बन रहा है, हमें पॉइंट्स पता है, उन्होंने जैसे x और y, ये ग्राफ कैसे बनता है, अगर ये चीज y हो जाए और ये चीज x हो जाए तो ये ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इसके प्लॉट्स रहते हैं, x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2, फिर तीसरा पॉइंट x3 y3, तीनों इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप तीनों को मिला देते हैं तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाती है।
और ये जहां पर कट कर रही है यही वाली चीज फिर किसके बराबर हो गई बताइए? 1 अपॉन इंटरसेप्ट है ना ये y एक्सिस पे, किसके बराबर हो गया बताइए? 1 upon lambda naught. 1 अपॉन लैम्डा नॉट. द इंटरसेप्ट बिकेम इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट. अब ये पॉइंट जो हम ऐसे x1 y1 लिख रहे हैं वो रियलिटी में तो पॉइंट वही है कि हमको लैम्डा भी दे रखा है और हमको वेलोसिटी दे रखी है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर दे रखा है. तो अब वो पॉइंट्स हमको देखने रहेंगे कि हम पहला पॉइंट लेंगे मान लीजिए कि लैम्डा दे रखा है तो 1 अपॉन लैम्डा निकाल लेंगे. तो लैम्डा अगर दे रखा है उन्होंने 500 तो यानी 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा. इसको ये यहाँ पे लेंगे हम 1 अपॉन 500. और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है 2.55 तो उसका स्क्वायर 2.55 का स्क्वायर. फिर ऐसे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे 1 अपॉन 450 और फिर 4.35 इसका स्क्वायर. ये तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे 1 अपॉन 400 और फिर ये 5.35 इसका स्क्वायर. तो जब ये करेंगे तो एक तो हमको इंटरसेप्ट निकल कर आएगा, वो 1 अपॉन लैम्डा से इक्वेट करेंगे. फिर यहां से ये स्लोप निकल कर आएगा, tan थीटा जो होगा वो स्लोप होता है. और स्लोप किसके बराबर होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 into h into c, where c is speed of light. तो अब जब ये निकल कर आएगा तो मुझको tan थीटा पता चल जाएगा. tan थीटा पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, 2 पता है, c पता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर क्या निकल कर आएगा बताइए? H. वो एक्चुअली में मतलब ऑब्वियसली ये बड़ा अटपटा सा सवाल है. बट अटपटा सा सवाल क्यों है कि वो जानबूझ के जब 3 डेटा दे रखे होते हैं ना तो वो आपको ग्राफ से सवाल कराना चाहते हैं. और कोई रीजन और कोई कारण नहीं है, और कोई रीजन और कोई सच स्पेशल वो नहीं है. बस रीजन सिंपली यही है कि आपको वो ग्राफिकली ये सवाल कराना चाहते थे, ग्राफिकली क्वेश्चन कराना चाहते थे. दूसरा ये भी है कि जब लैम्डा नॉट की वैल्यू पता चल जाए तो किसी एक इक्वेशन में भाई लैम्डा पता है, लैम्डा नॉट पता है, वेलोसिटी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सी पता है, तो एच को अननोन मान के उसी इक्वेशन में पुट कर देना और एच निकाल देना. ये अच्छा, ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं जो डेटा दे रखा है ये जो है वो रियल डेटा से थोड़ा मैच नहीं करता, और जब रियल डेटा से मैच नहीं करता तो ये ग्राफ भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता नहीं है. तो इसलिए जो है वो बहुत से लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेट, ये पॉइंट पे पहला इधर दे रखा है, दूसरा इधर दे रखा है, तीसरा थोड़ा सा लाइन से हट के पड़ता है, तो ये अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बन रही है, इसलिए ये डेटा ही गलत दे रखा है. बट वो पर्पस नहीं है. क्वेश्चन देखिए ये होने वाला क्वेश्चन में है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इशू. या फिर कोई स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा ये सवाल, लोग बेहोश होके एकदम गिर पड़ेंगे, कहेंगे हमें कोरोना हो गया, हमें पेपर नहीं देना, अगर स्कूल में आ गया ये क्वेश्चन. तो पॉइंट इज दिस कि आप ग्राफ को अप्रिशिएट करना सीखें कि ऐसे भी सोचा जा सकता है. अब वो चाहे आज वो बात शायद नहीं समझ में आ रही हो, 3 महीने बाद जाके समझ में आए, कभी जब जो है वो काफी डीप लेवल में फिजिक्स पढ़ने लग जाएंगे तब समझ में आए. मगर कम से कम ये मेरी नोटबुक में या मेरे माइंड में ऐसा एक्सपोजर जरूर होना चाहिए कि यार ऐसे भी लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे, एनसीईआरटी को हम हल्की किताब ना समझे. तो इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको, जैसे मैं बता रहा हूं उस टाइप से नोट डाउन करिए. अदर मेथड टू सॉल्व इज दिस, विदाउट ग्राफ क्या वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब और लैम्डा पुट करिए, तो जो है वो क्या कहते हैं, आपको लैम्डा पता है, आपको वेलोसिटी पता है, तो आप क्या निकाल लेंगे बताइए? लैम्डा पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट. तो वो पहले डेटा से भी वही आना चाहिए, दूसरे डेटा से भी वही आना चाहिए, तीसरा डेटा से भी वही आना चाहिए. तो हर बार, क्योंकि लैम्डा नॉट तो किसी भी मेटल के लिए फिक्स है,
क्योंकि वर्क फंक्शन फिक्स है, फिर डेल्टा नॉट फिक्स है, लैम्डा नॉट फिक्स है, तो बार बार वही आ रहा है, तो यानी कि फिर हम समझ जाएंगे अब के भाई अब आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वही है। बार बार एक चीज वही निकल कर आ रही है, तो फिर आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वही आप ही जो है वो मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं सबसे अच्छा जो है वो टेनिस का प्लेयर हूँ, तो हमने एक ग्रैंड स्लैम कराया वही जीता, अगला कराया फिर से वही जीता, तीसरा फिर से कराया वही जीता। अब हम मान गए कि ठीक है सर आप बार आप जीत रहे हैं, यू आर द नंबर 1 प्लेयर। तो हम इस वाले पहले डेटा इक्वेशन तो है ही हमारे पास, हम पहले डेटा को यूज करके लैम्डा नॉट निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, हम दूसरे डेटा को यूज करके लैम्डा नॉट निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, हम देखेंगे, हम पाएंगे अरे यार ये तो सेम वैल्यू आ रही है पहले की दूसरे की। हम तीसरे डेटा को यूज करके लैम्डा नॉट निकालेंगे, हम पाएंगे अरे यार ये तो सेम वैल्यू आ रही है, यानी बार बार लैम्डा नॉट सेम आ रहा है, तो वही लैम्डा नॉट हो जाएगा। फिर वो जो लैम्डा नॉट आ गया वो किसी इक्वेशन में रख के जो है वो आप फिर सी एच की वैल्यू निकाल देंगे। बट जब वो आपसे एच कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि प्लैंक कांस्टेंट की तो वैल्यू यूज नहीं करनी है ना आपको, तो बिना यूज किए निकालना है। अब बिना यूज किए निकालने के लिए हमें मजबूरी में फिर किसका सहारा लेना पड़ेगा? ग्राफ का, क्योंकि अगर लैम्डा नॉट की वैल्यू मैंने यूज कर ही ली तो वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर ही ली, तो फिर निकाल क्या रहा हूं? तो प्लैंक अगर आप ये चाहते नहीं हो तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यूज करूंगा ही नहीं, तो फिर ग्राफ से करना पड़ेगा सवाल, तो फिर ग्राफ से करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, बट कम से कम ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं। इस चीज को एक एक्सपोजर रखिए अपने माइंड में, जो थोड़ा बहुत या अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, वैसे तो काफी यहाँ पर हॉच पॉच सा हो गया है, बट जो थोड़ा बहुत आपको अगर ठीक लग रहा हो, मैं तो वापस से क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको कुछ इसमें लग रहा हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैंने h की वैल्यू पहले ही यूज कर ली तो फिर लड़ाई किस बात की है? मैं h निकाल भी रहा हूं और पहले ही से मैं यूज भी कर रहा हूं, तो फिर क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल वही वाली चीज हुई कि भाई मैं जैसे मतलब कि आपसे ही पूछने लग जाऊं, जैसे भाई मैं कहूं कि भौमिक यार मेरे वॉलेट में 50 रुपए थे, बताओ मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, बूझो तो जाने। तो आप हमें कहेंगे कि सर ये क्या सवाल है, पहले आप खुद ही बता रहे हैं 50 रुपए और फिर कह रहे हैं बूझो तो जाने। ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना कि पहले मैं एच की खुद ही वैल्यू यूज कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट में पूछ रहा हूँ बताओ एच की वैल्यू क्या है तो जाने। तो यानी अज्यूम किया गया है कि बिना एच की वैल्यू यूज किए हुए लैम्डा नॉट निकालो, तो बिना यूज किए हुए तो सिर्फ फिर मजबूरी में सवाल कैसे करना पड़ेगा सर जी, बताइए? ग्राफिकली। तो वो जो हमने पिछली क्लास में कहा भी था कि ग्राफिकली करो यार, ग्राफिकली करो, गाइड के और इधर के इंटरनेट के सोल्यूशन नहीं देखो। वो तो बताइए धड़ल्ले से एच की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसे होगा। सर ग्राफिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? ग्राफिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? अगर सर जी आप ये देखिए, ये भूल जाइए, मैं बहुत जनरल सी बात कर रहा हूँ सर, बहुत जनरल सी बात। वो जनरल सी बात ये है सर, ये देखिए कि अगर सर मैं ये सर जी y है और ये x है, मेरे पास में पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोई एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है सर x2 y2, और एक तीसरा पॉइंट और भी दे रखा है x3 y3। मैंने इन तीनों पॉइंट को जब मिलाने की कोशिश करी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने ये पाया कि वाओ ये तीनों पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे। वाओ, तो अब जब सर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे, तो ये जो इंटरसेप्ट है सर, ये इंटरसेप्ट फिर क्या हो गया? सी।
और इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे, तो इसका मैंने ये थीटा से tan थीटा, जिसको मैंने स्लोप बोला, ये क्या हो गया सर जी, बताइए क्या हो गया? एम। तो अब सर मुझे सी पता चल गया या नहीं, बताइए, पता चला सी या नहीं? यस सर। मुझे स्लोप पता चल गया या नहीं? यस सर, पता चल गया। ठीक, अब चलिए, अगर आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन 3 पॉइंट्स की मदद से x1 y1 कुछ यहाँ पे था, x2 y2 कुछ यहाँ पे था, x3 y3 कुछ यहाँ पे था, इन 3 पॉइंट्स की मदद से मुझको स्लोप भी पता चल गया, मुझको y इंटरसेप्ट भी पता चल गया, इस बात को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो फिर सर यही तो हमारी इक्वेशन भी है ना। ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, y = mx + c वाली इक्वेशन को मैं ऐसे करके यस सर, आ गया समझ। ये देखिए सर, ये y है, यही स्लोप है, और ये क्या है? तो जो आप कह रहे हैं कि लैम्डा नॉट कैसे निकालेंगे, सी निकालेंगे, तो 1/c क्या और किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट के। कुछ आई बात समझ में भौमिक? यस सर, आ गया। चलिए चलिए चलिए, रेवान कुछ आपके आया समझ में? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन मेनली कुछ जैसे एक शोकेस टाइप की प्रॉब्लम है, लोगों ने खैर आंसर भी भेजा है, ऐसी बात नहीं है। बताइए भाई, अगर समझ में आया हो और आप नोट डाउन कर रहे हो, ग्राफिकली मेथडोलॉजी समझी हो, तो वो भी एक अपने में बहुत बड़ी जीत है। अगर किसी ने करने की मेथडोलॉजी समझ ली हो, तो वो भी एक अपने में बहुत ही कमेंडेबल और अच्छी बात होगी। अगर मेथडोलॉजी समझ लियो तो वो भी एक अपने में बहुत अच्छी बात होगी, वो भी एक आपके अप्रिशिएबल बात होगी। अगर थोड़ा आप कुछ लिखना चाह रहे हो, प्लीज लिखिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। बताइए भाई, आगे बढ़े। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. बस ये देख लीजिए कि ग्राफ किसके किसके बीच में बना हुआ है, तो बस वही काफी होगा। ग्राफ बना हुआ है 1/λ वर्सेस वेलोसिटी का स्क्वायर के बीच में, वही मेरे x और y वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऐसे भी करके लिख लेंगे तो काफी होगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि सवाल के लिए एग्जैक्ट आंसर लेकर आइए, मैं ये, क्योंकि बड़ा ही इतनी गंदी कैलकुलेशन कहाँ से कोई स्टूडेंट कर पाएगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कंसेप्ट तो यहां से गेन करें। आगे बढ़े, बताइए। Yes sir. Yes, sir. एवरीवन, कैन वी मूव अहेड? Yes sir. Yes, sir. चलिए, Yes, बहुत sir. अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट डीपीपी जो है वो हमारी रेडी हो गई है, और डीपीपी इज रेडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी क्लास के बाद में जो है वो मैं आपको ये डीपीपी सेंड कर दूंगा अलॉन्ग विद द आंसर की, तो ये फिर आप इसको आराम से ट्राई करिएगा। सर जी जी, बताइए बताइए। अब पिछले लेक्चर में आपने फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ बताया था, उसमें मुझे डाउट था। जी जी मैम, बताइए, बहुत तो अच्छी मुझे बात भी है, डाउट बताइए है। मैम।
जी जी बताइए मैम, बताइए बताइए। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्यों लिया है हमने, मतलब वोल्टेज क्यों लिया है एक्स एक्सिस पर? देखिए एक्स एक्सिस पे वोल्टेज इसलिए लिया हुआ है कि हम जब वोल्टेज निगेटिव कर दें, जब वोल्टेज निगेटिव कर दें तो हम करंट रोकना भी तो चाहेंगे ना। आप बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इसीलिए जो है वो क्लास का यही फायदा रहता है। आई होप एंड आई एम वेटिंग कि हम जल्दी से ऑफलाइन की परमिशन मिले। वैसे चीजें काफी तेजी से मूव कर रही हैं। जैसे कल ही जो है वो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, जेई मेंस का। 7 दिन के अंदर ही बाकी 2 शिफ्ट होनी है। इसी हफ्ते नीट का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। वैसे तो 1 अगस्त की डेट थी, थोड़ा बहुत डिले होगा, अगस्त के एंड में या सितंबर में हो जाएगा। तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि इस महीने ऑफलाइन की परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये लिखा हुआ है करंट, फोटो करंट, तो वोल्टेज क्यों लिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। देखिए मैम कि ये करंट फ्लो कैसे कर रहा होगा, हमें ये समझना होगा कि करंट के कैसे पूरा, क्या इसका गेम क्या होगा। उसको समझने के लिए हमें वापस से हमारी परम पूज्य एनसीईआरटी किताब के इस डायग्राम पे जाना होगा। मैम करंट ऐसे फ्लो करता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इधर प्लेट पे, कलेक्टर प्लेट पे जाते हैं, फिर सर्किट कंप्लीट होता है, तब करंट फ्लो करता है। तो उनको चेक करने के लिए कि करंट निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है, बीच बीच में वो इधर पोटेंशियल निगेटिव कर देते हैं, और ताकि जस्ट इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी वेलोसिटी 0 हो जाए। जो निगेटिव वोल्टेज कर देते हैं हम, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये चीज मैम हमने पहले पढ़ी हुई है, बताइए। यस सर, यस सर। तो वही देखिए कारण रहा कि इधर उन्होंने निगेटिव दे दिया, निगेटिव निगेटिव वोल्टेज दे दिया, निगेटिव वोल्टेज दे दिया, ताकि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा कलेक्टर प्लेट तक, और जब पहुंच ही नहीं रहा तो फिर तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो करंट उस समय क्या होगा बताइए भाई। जब इलेक्ट्रॉन वहां आ ही नहीं पा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो उस समय करंट कितना होगा? जीरो। जीरो। 0। तो इन्होंने भी हर किसी की शुरुआत 0 से ही करी हुई है, इसीलिए भाई करंट है ही नहीं वहां 0। और वोल्टेज बाद में पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, बहुत ध्यान से सुनिए, वोल्टेज पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। तो पॉजिटिव वोल्टेज देने का मतलब ये है कि इन्होंने हल्का फुल्का भी कोई इलेक्ट्रॉन निकला ना, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, तो उसको चांस दे दिया कि आओ 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 कलेक्टर प्लेट से टकरा जाओ, आओ 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 कलेक्टर प्लेट से टकरा जाओ। बट जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ज्यादा तो टकराएंगे कहां? तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब अगर सबको बुला भी लिया तो भी I3 में करंट कम प्रोड्यूस हुआ, I2 में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, I1 में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि I1 में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने का कारण यह है कि कलेक्टर प्लेट ने अपनी तरफ बुलाया भी, तो मान लीजिए कि इधर 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, I2 के टाइम पे सपोज करिए 70 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, I3 के नाम पे सपोज करिए 40 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे। तो हमने देखा कि यार अरे I1 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, I2 में कम आ रहे हैं, I3 में और भी कम आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये कि यार इलेक्ट्रॉन निकल ही कम रहे हैं, तो इसलिए आ भी कम रहे हैं। निकल क्यों कम रहे हैं? क्योंकि फोटॉन्स ही कम टकराए थे। तो I1 में सबसे ज्यादा फोटोन टकराए थे, इंटेंसिटी ज्यादा थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकले। I3 में कम इलेक्ट्रॉन टकराए थे, कम फोटॉन्स टकराए थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम निकले। जब कम निकले तो कलेक्टर प्लेट की तरफ आए भी कम। ये स्टोरी रही। तो नेगेटिव देने का मतलब कि सबको पहले 0 से स्टार्ट करो, और पॉजिटिव देने का मतलब सबको पूरा चांस दो, पूरा चांस दो कि जो आना चाह रहा है जो अपने उससे वो आ जाए, ताकि उसे कोई बहाना नहीं लगे। ये स्टोरी। सर इंटेंसिटी का वोल्टेज से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी, ये तो अलग एक्सपेरिमेंट कराया गया अलग। जैसे मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, इंटेंसिटी का कोई वोल्टेज से रिलेशन नहीं है। ये देखिए मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। ये हमने मेटल प्लेट ले ली जिसपे ये लाइट इंसिडेंट होगी।
ठीक, ये थी हमारी कलेक्टर प्लेट और जिसको हमने वोल्टेज दे दिया, ऐसे सर्किट कंप्लीट कर लिया इस टाइप से देखने के लिए। या कलेक्टर प्लेट थी, उसको एमीटर से कनेक्ट कर दिया बाद में ले जा। एमीटर, ये अभी आप पता नहीं, आपको पता है नहीं कि एमीटर करंट का पता लगाता है, ये पता है, ये बात मालूम है? यस सर। आप Yes, बहुत अच्छी sir. बात है यार, वेरी गुड। अब ये देखिए, ये कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है। अब ये दोस्त भी बन सकती है, दुश्मन भी बन सकती है। कलेक्टर प्लेट, तो ये अब ये जैसे मैं अगर मान लीजिए उन्होंने भी 3 बार एक्सपेरिमेंट कराया था, मैं 3 बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। डायग्राम अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। ये इधर लिख दिया हमने, फिर एक बार और लिख देंगे, एक बार और रिपीट कर देंगे। अब देखिए, तीनों एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, पहली बार में सपोज करिए कि मैंने 15 फोटोन वाली लाइट भेजी, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने 40 फोटोन वाली लाइट भेजी। ठीक, कि जो इंसिडेंट फोटोन है E बराबर NHC न्यू में N यहाँ 15 है, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में 40 है, और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में लेट अस से 60 फोटोन वाली। अब ये काम कर दिया, तो अब आप ये बताइए, इसको, इसकी इंटेंसिटी को ये हम सबसे कम है I3 बोल लें, इसको I2 बोल लें, और इसको I1 बोल लें। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I1 की 60 फोटॉन्स की है। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब फोटोन बढ़िया फ्रीक्वेंसी वाले थे और ये टकराए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए। इन्होंने ये टकराए और धाक से टकराने के बाद इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए। A single photon interacts with single electron। तब आप बताइए कि ये I3 में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताइए अनुश्री। सर 15। हाँ, क्योंकि 15 फोटोन टकराए हैं, अलग अलग एटम से टकराए होंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। I2 में कितने निकलेंगे? सर 40। 40 इलेक्ट्रॉन। I1 में कितने निकलेंगे? 60 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कलेक्ट किया गया है वो कलेक्टर प्लेट पे, जो है वो कई वोल्टेज बढ़ा के, वोल्टेज देने के बाद में कई बार नहीं भी कलेक्ट कर किया गया है, जब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज दे दिया गया है। तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ देखिए कलेक्ट करने के लिए था, मगर कलेक्ट हम उन्हीं को कर पाएंगे जो बाहर निकल कर आएंगे। यस सर। तो बाहर निकल कर आएंगे। बाहर निकालने के लिए कलेक्टर प्लेट, देखिए कलेक्ट शब्द का मतलब ही है कि वो चीज आ रही है भाई, उसको जाके कलेक्ट कर लो, वो सामान कलेक्ट कर लो। सामान आना हमारा वो काम नहीं, हमारा काम है कलेक्ट करना। कि भैया गेस्ट आ रहे हैं, जाओ उनको स्टेशन से रिसीव कर लो। तो हम तो बस गए, हम रिसीव करके आ गए। हमारा काम गेस्ट को बुलाना नहीं था, रिसीव करना था। तो कलेक्टर प्लेट का काम केवल इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन पहले निकले तो तब तो वो कलेक्ट करेगा। तो अब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब 60 आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा करंट भी किसमें होगा? सर 60 इलेक्ट्रॉन वाले एप्लीकेशन। ठीक, तो उसका क्रेडिट हम किसको देंगे? हाई इंटेंसिटी को। हाई इंटेंसिटी को। वोल्टेज तो मैम कलेक्टर प्लेट को बस ये कर रहा है कि कभी इलेक्ट्रॉन को आने दिया, कभी नहीं आने दिया। अगर मैं हम यहाँ कलेक्टर प्लेट पे मान लीजिए मैं निगेटिव कर दूं वोल्टेज, तो निगेटिव में रिपल्जन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो एमीटर रीडिंग देगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो वो एक आपके टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर बिल्कुल ईमानदारी से डीपली आप सोच रही थी और उसके बाद क्वेश्चन भी कर रही थी, ऐसा ही होना भी चाहिए। मैम इंटेंसिटी का जो वोल्टेज, ये तो कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली चेंज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट जी हाँ, इंटेंसिटी का किससे लेना देना है?
current. Photo Photo current. current. फोटो करंट से। अब बताइए, अब बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. आ गया. अगर अभी भी नहीं आई तो अभी भी कुछ बताइए, फिर हम और डिस्कस करें। सर जी बताइए सर। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कलेक्टिव प्लेट पर आके तो रुकेंगे, तो वहां तक चार्ज तो फ्लो होगा जहां से फोटो नहीं करंट। नहीं 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 यही नहीं, ये यार नहीं नहीं, देखिए बहुत बहुत देखिए 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 ऐसे समझिए, ऐसे इस टाइप से, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे इस टाइप। ये देखिए, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली स्टोरी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्टोरी क्या है कि ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, ये आया और मेरी नोज जो है वो कलेक्टर प्लेट है, तो बस यहाँ पर आने से रुक गया। अब देखिए कलेक्टर प्लेट पे कैसा चार्ज है बताइए? नेगेटिव। Negative. और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? Negative. नेगेटिव। अभी वेलोसिटी 0 हुई थी, मगर अब फोर्स किस तरफ लग रही है? उधर की तरफ। तो टच होने से पहले ही वो यहाँ पर आया, यहाँ और 0 हुई वेलोसिटी और फेंक दिया गया। तो टच नहीं कर पाएगा, जस्ट स्टॉप हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। टच नहीं कर पाएगा, उसका सपना ही रह जाएगा टच करने का, मगर टच नहीं कर पाएगा। इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं सर आप। ये देखिए, अब आपने पूछ लिया तो मैं बता ही दे रहा हूं। अगर आपने पूछ लिया, यांशु पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज। उल्टा है सर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का उल्टा है। पढ़िए सर, आप पढ़िए If पढ़िए। अब आप accelerating voltage is provided to an emitted electron, then it will further increase the kinetic energy of the फर्दर emitted. और बढ़ जाएगी। Yes, sir. For example, if accelerating voltage V1 is applied, then the emitted electron will have maximum kinetic energy EV1, and maximum kinetic energy is kinetic energy max plus EV1. ठीक, तो यानी मिनिमम तो EV1 होगी। मिनिमम इसलिए कि मान लो निकलने वाले की कुछ अपनी तो थी नहीं काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से EV1 मिल गई। और हद से हद ये हो सकती है कि अपनी भी थी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से जो मिली वो अलग से मिली। मगर ऐसी स्थिति में आपको कलेक्टर प्लेट पे वोल्टेज कैसा रखना पड़ेगा Positive. पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। भाई ये आर्टिकल में ये वाला पॉइंट में नहीं बताता, मगर अब लोगों ने इतने घुस घुस के सवाल पूछे, इतने डीप, तो बहुत अच्छी बात है। यानी पब्लिक इंटरेस्टेड है। अब पब्लिक इंटरेस्टेड है तो हम भी इंटरेस्टेड है, पब्लिक इंटरेस्टेड है तो हम भी इंटरेस्टेड है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पूरा नहीं लिखना है, पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर शॉर्ट में अगर लिखना है तो शॉर्ट में मतलब जो मैं रिकमेंड करूंगा उससे एक्स्ट्रा लिखना है वो तो आपकी मर्जी होगी, बट रिकमेंडेड जो पॉइंट लिखने का है वो इतना है। ये जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं इतना, ये लिख लीजिए। एक फिर नीचे क्वेश्चन है वो दिखा दूंगा करने का, मतलब करेंगे नहीं, इलस्ट्रेशन है, सॉल्ड इलस्ट्रेशन दिखा दूंगा। एक्सेलरेट भी कर सकते हैं।
Done, sir. चलिए Done, sir. चलिए क्वेश्चन यही है, बड़ा सिंपल सा है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में कलेक्टर प्लेट में 2 वोल्ट का पॉजिटिव वाला वोल्टेज था, ठीक। वर्क फंक्शन जो था वो सब्सटेंस का 4.5 eV था। तो एमिटर इज इलिमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट 200 नैनोमीटर। तो फिर कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। तो मिनिमम तो ये, क्योंकि कलेक्टर प्लेट इतने से बढ़ावा देगी, देखिए पॉजिटिव वोल्टेज कर दिया था ना, तो E इंटू वी यानी 2 eV से वो उल्टा सपोर्ट करेगी। तो पहले तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो 2 eV हो सकती है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की 0 काइनेटिक एनर्जी थी, 2 eV का उसको सपोर्ट मिल गया, तो 2 eV हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये मिनिमम केस है, 0 निकलने वाली की थी और ये हो गई। मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि भाई hc/λ से हम निकालें कि यार hc/λ, अब वो देखिए बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि 200 नैनोमीटर दे रखी है। तो जो आपके एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1242.4 डिवाइडेड बाई 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए भाई ये कितना हो जाएगा, 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनमें से 4.5 तो वर्क फंक्शन में चले गए। तो 6.21 माइनस 4.5 ये किसके बराबर है, 6.21। 1.7. बताइए। 1.7 approx. हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1.7। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1.7 तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की थी, 2 eV का उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ने हेल्प कर दिया, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 3.7। बताइए भाई अंशु, समझ में आया? Yes, sir. काफी डीप लेवल पर हम चले गए आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बहुत ज्यादा डीप में हमने काम कर लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम डुअल बिहेवियर के बारे में, बट जो एनसीईआरटी कह रही है इसको जरा सा एक बार और देख लेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जाने से पहले। तो आइए इसके बारे में जरा पढ़ते हैं हम। चलिए भाई अन्वेषा स्टार्ट कीजिए मैम। Dual behavior of electromagnetic radiation. The particle nature of light posed a dilemma for scientists. On the one hand, it could explain the black body radiation and photoelectric effect satisfactorily, but on the other hand, it was not consistent with the known wave behavior of light, which could account for the phenomena of interference and diffraction. The only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave-like properties, that is, light has dual behavior. Depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or as a stream of particles. Whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like properties in contrast to the wave-like properties, interference and diffraction.
which it exhibits when it propagates. This concept was totally alien to the way the scientists thought about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. It turns out, as you shall see later, that some microscopic particles like electrons also exhibit this wave-like duality. ओके, थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कि हमने पहले शुरुआत में ही बताया था, इनफैक्ट कोचिंग वगैरह का एडवांटेज यही है कि पढ़ना तो देखिए आपको खुद ही रहता है, बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। तो वही काम हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बताया था, ये बताया था कि भाई देयर आर सर्टेन फिनोमेना जो कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, देयर आर सर्टेन फिनोमेना जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। पार्टिकल नेचर से जो एक्सप्लेन हो सकते हैं उनमें से एक हमने पढ़ाया, अभी काफी डिटेल में पढ़ा दिया इनफैक्ट, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर वाले वो तो फिजिक्स, आपकी 12th क्लास की फिजिक्स इंतजार कर रही है, वहां पर आप पढ़ेंगे। अब एक दूसरी चीज है जो कि बोहर के टाइम, मतलब सॉरी, बोहर तो उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो कि रदरफोर्ड के टाइम से ही फिनोमेना तो नजर आ रहा था, मगर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा था। जो बोहर मॉडल की सबसे स्पेशल बात यही होगी कि वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो फिनोमेना क्या है वो तो देखें, एक्सप्लेनेशन तो फिर बोहर अंकल के पास जाएंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाँ भाई जेबा पढ़िए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़िए। Atomic spectra, the splitting of light into series of color bands is known as dispersion, and the series of color band is called spectrum. In this spectrum, there is continuity of color. It is that one color merges into other without any gap or discontinuity. Such a spectrum is called continuous spectrum. ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, उससे पहले तो हम जरा स्पेक्ट्रम वर्ड को समझे कि जब कोई भी लाइट, ये जो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट अगर वो प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स का मतलब कि फैल जाना। जैसे स्कूल में असेंबली होती है, मीटिंग होती है, एक्सरसाइज मीट होती है, तो वो जब मीटिंग हो जाती है तो वो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं ओके डिस्पर्स नाउ। डिस्पर्स मतलब चलो जो इकट्ठा थे फैल जाओ। तो लाइट भी सब 7 अलग अलग इंडिविजुअल वेवलेंथ में फैल जाती है। ऑब्वियसली वो कौन से लाइट किससे कंसिस्ट करके किससे बनी हुई होती है बताइए, ये तो हमको पता ही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट वाला सबसे ज्यादा डेविएट करता है तो वो नीचे रहता है, रेड वाला सबसे कम डेविएट करता है तो वो ऊपर रहता है। ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है, बट डिस्पर्जन के बाद में जो सब वैसे हैं वो नजर आती है। तो ये जो कलेक्टिवली जो कलर बैंड है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कलर बैंड क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में जैसे इंद्रधनुष के कलर रहते हैं कि कंटिन्यूटी है कलर की। कंटिन्यूटी का मतलब क्या कि वायलेट कलर हुआ, वायलेट कलर बहुत गहरा हुआ, वायलेट कलर हल्का हुआ, उसके बाद में ब्लू स्टार्ट हो गया, फिर ब्लू कलर बहुत गहरा हुआ, फिर आपके लाइट हुआ, फिर मतलब इंडिगो स्टार्ट हो गया, फिर इंडिगो गहरा हुआ लाइट हुआ, ब्लू स्टार्ट हो गया, ब्लू गहरा हुआ लाइट हुआ, ग्रीन स्टार्ट हो गया, ग्रीन गहरा हुआ लाइट हुआ, येलो स्टार्ट हो गया। कंटिन्यूटी है कलर की, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, सारी जो उसमें विजिबल रीजन में जो सारी वेवलेंथ है वो सारी की सारी आपके नजर आती है विबग्योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये एक कलर दूसरे में मर्ज कर जा रहा है। बट एटम से भी हमको लाइट देखने को मिलती है, और वहां पर क्या चक्कर है, पढ़िए भाई जेवा पढ़िए। Unlike spectrum obtained by analyzing the sunlight, spectra of atoms are not continuous. Spectra of atom consist of sharp, well-defined lines or bands corresponding to definite frequency. These spectra are called line spectra. ठीक, अब पहले तो ये पॉइंट लिखेंगे फिर समझेंगे। तो यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हेडिंग डालिए और फिर समझना स्टार्ट करते हैं।
लिख रहे हैं भाई, आप लोग लिख रहे हैं, फिर समझेंगे, लिख रहे हैं एवरीवन, लिख रहे हैं? Yes, sir. कार्तिक लिख रहे हैं? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। कनुप्रिया लिख रही हैं आप? Yes, sir. वैष्णवी यादव, व्हाट अबाउट यू? सर लिख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। Done, sir. चलिए, ये तो ऑब्वियसली कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बनाना चाहें तो बना लीजिए। जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं कि इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से बन सकता है, हल्का फुल्का, बस हल्का फुल्का, और डिटेल में भी नहीं, हल्का फुल्का। Done. Sir, done. ये लिखिए फिर। A light spectrum obtained by analyzing the sunlight, the spectra of atoms are not continuous. The spectra of atom consist of sharp, well-defined lines or bands corresponding to definite frequencies. These are called line spectra. बहुत भारी लाइन है, कोई छोटी लाइन नहीं है, बहुत भारी लाइन है। Done, sir. Done. Done. चलिए, ठीक। अब देखिए, ये क्या कहा जा रहा है कि
सनलाइट का से जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटिन्यूअस है। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस? इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से हम क्या समझते हैं? दृश्य आप बताइए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से हम क्या समझते हैं? सर वो जो विजिबल रेज ऑफ लाइट्स है वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में है। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब ये जो डिफरेंट कलर्स जो हमको नजर आए थे, ये कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है। वन आफ्टर वायलेट, हाँ, वायलेट के बाद में इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, बीच में कोई ऐसा खाली जगह नहीं रही, कंटिन्यूटी रही कलर की, है ना। मगर एटम का जो स्पेक्ट्रा है, सबसे पहली बात तो एटम से कौन से कलर आने लग गया? वो एक करस्पॉन्डिंग डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का है। पॉइंट नंबर 1 करस्पॉन्डिंग डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का है, और इनका नाम दिया गया है लाइन स्पेक्ट्रा। ये क्या है और क्यों ये बात कही जा रही है, इस चीज को समझिए। ये क्या है और ये क्यों बात कही जा रही है, इस चीज को समझिए। देखिए, बहुत ध्यान से मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। देखिए, बात क्या है? बात ये है, अंदर के लेवल पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ कमिंग अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ कमिंग अप। देखिए, जो हमारा एटम रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि ये न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के बाद आपने अब ये 10th क्लास में भी ये शेल्स पढ़े हुए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, बताइए पढ़े हुए या नहीं? Yes, sir. ठीक, लाइक दिस इज फर्स्ट शेल, KLMN. सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। किसी बच्चे ने बोल भी दिया, बहुत ही अच्छे बच्चे, KLMNOP, इस टाइप से फर्स्ट शेल। तो ये एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पर बना दूं कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल वाला है, ठीक, फिर इसके ऊपर सेकंड शेल है, फिर इसके ऊपर थर्ड शेल है, उसके ऊपर फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, सिक्स शेल है, कुछ बनाए हैं मैंने। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, जस्ट सिंपली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। अभी तो बोहर मॉडल में तो ये सब कुछ करना है ही। सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन यही है कि भाई सपोज करिए कि अभी जो है वो इसकी एनर्जी 2 जूल थी, एनर्जी वाज 2 जूल। सेकंड, ये दिस वाज फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब यहां मान लीजिए सेकंड लेवल की एनर्जी थी 5 जूल, दस जूल। थर्ड लेवल की एनर्जी थी 15 जूल, फोर्थ लेवल की एनर्जी थी 17 जूल, फिफ्थ लेवल की एनर्जी थी आपके 18 जूल, इसकी एनर्जी थी 18.5 जूल। बहुत ध्यान से देखिए। अब ये जो हमने दिखा रखा है, ये प्लेस दिखा रखा है। अगर हमने जो फर्स्ट लेवल में ये जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इसको हमने लेट अस से 13 जूल की एनर्जी दे दी, 13 जूल, तो 13 जूल की ये एनर्जी लेगा और ये फिर कहाँ चला जाएगा बताइए? 13 जूल की एनर्जी लेके कहाँ चला जाएगा? थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल पे यहाँ पर जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है वो क्या कहते हैं कि आपके इसने ये जो 13 जूल के ऑब्वियसली एनर्जी कैसे लेगा, ये वन ऑफ द सिनेरियो के फोटोन से एनर्जी ले, तो हम ये बोलेंगे कि इसने 13 जूल की एनर्जी वाला फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब किया, और वो फिर आपके थर्ड लेवल पर चला गया। 13 जूल
की एनर्जी वाला फोटोन अब्सॉर्ब किया और फिर ये थर्ड लेवल पर चला गया। थर्ड लेवल पर जाने के बाद में फिर ये यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, यहाँ रह नहीं पाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए, ये वापस नीचे आएंगे और वापस नीचे आने के बाद में फिर से ये 13 जूल की एनर्जी निकाल देंगे, वापस से 13 जूल की एनर्जी निकाल देंगे। तो अभी तो पहले तो अब्सॉर्ब किया था, अब ये वो क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे। तो जो वेवलेंथ इन्होंने अब्सॉर्ब करी थी वही वेवलेंथ ये एमिट कर देंगे, ऐसा काम करेंगे। हम उसी चीज को देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ सपोज करिए एटम्स रह रहे, बहुत ध्यान से देखिए एटम, ये ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, बहुत टफ चीज आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये ब्लैक कलर के बॉक्स में ये वेरियस एटम्स रह रहे थे, मैंने लाइट इंसिडेंट कराई। वो लाइट जो मैंने इंसिडेंट कराई मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, मगर अलग अलग जो है वो आपके वेवलेंथ की लाइट थी। भाई ये ब्लू कलर क्या है, तो इसके फोटोन कुछ और होंगे। ऑरेंज कलर की लाइट है, रेड है, पर्पल है, ग्रीन है। अब यहां से मैंने देखा कि जब ये एटम से ये लाइट पास करी, तो एटम से पास करने के बाद में यहाँ पर ब्लू लाइट नजर आ रही है, रेड नजर आ रही है, ग्रीन नजर आ रही है। ये तीन तो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग वाली तो मुझको नजर आ रही है, मैं उनको स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गायब कौन कौन सी हो गई, आफिया गायब कौन कौन हो गई? सर ऑरेंज एंड पर्पल। हाँ, ऑरेंज एंड वायलेट या पर्पल जो भी बोल लीजिए। ऑरेंज एंड पर्पल गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? सर ये वापस से एमिट नहीं हुई। हाँ, मतलब ये यहाँ से निकलने के बाद में ये कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जब हम स्क्रीन पे इनको देख रहे हैं तो ये हमको दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई भाई? सर क्योंकि उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो उसको पार कर सके। सर वो भी अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलता है। नहीं सर एब्सॉर्ब हो गई होंगी, एब्सॉर्ब हो गई। एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उनको एब्सॉर्ब कर लिया, वो जो आपके ऑरेंज वाली और जो पर्पल वाली थी उन फोटॉन्स को एटम ने एब्सॉर्ब कर लिया है, मगर एब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा देर तक वो रह नहीं पाएंगे। एब्सॉर्ब करके ज्यादा देर तक जिन्होंने एब्सॉर्ब किया है उनको उसको थोड़े समय बाद में निगलना पड़ेगा, जो वापस से वॉमिटिंग करनी पड़ेगी। आफिया पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Analyzing sample of excited atoms coming back to ground state, original position. अब जब उनको देखा गया कि वो एक्साइट जो हो गए थे एब्सॉर्ब करके, वो जब वापस नीचे आए तो उन्होंने फिर से कौन सी लाइट निकाल दी? ऑरेंज एंड पर्पल, कि जो पहले ऑब्जॉर्व करी थी वही उन्होंने निकाल दी। तो देखिए एक्चुअली में लाइन स्पेक्ट्रा है क्या, ये देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखना है, बहुत ध्यान से। लाइक दिस इज अ टफ वन, मैंने पहली बात बोली थी, अगली क्लास में भी हम इसका डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, मगर ये एक टफ बात है। इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में ये पहले इसको देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये देखिए ये काली जगह है, मैं तो इसको ये व्हाइट से टिक मारूंगा, व्हाइट जगह, और बीच बीच में ये काली धारियां ये दिख रही हैं, ये ब्लैक कलर की धारियां दिख रही हैं आपको, स्ट्राइप्स दिख रही हैं, लाइंस दिख रही हैं। ये लाइंस वो हैं कि यहाँ से वेवलेंथ वो गायब है,
यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा है, यहाँ की वेवलेंथ जो है वो गायब है, वो लाइनें है ही नहीं। तो हमने पूछा कि अरे ये इनके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो गायब है, वो गई कहाँ? ये इतनी बड़ी ये वाली वेवलेंथ गायब है, ये वेवलेंथ गायब है, ये वेवलेंथ गायब है, ये वेवलेंथ गायब है, ये सब गायब है वेवलेंथ। ये गई कहाँ? ये गई कहाँ? ये सब वेवलेंथ गई कहाँ? तो पता चला कि ये वो वेवलेंथ थी जो कि एटम ने अब्सॉर्ब कर ली थी, और जब वो एमिट करी तो वही जो गायब थी वो एमिट में वही वाली फिर निकल कर आई, जो गायब थी वही निकल कर आई, जो गायब थी वही निकल कर आई, वही 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 जो एमिट करी हुई थी। ये तो पूरा इतना ब्लैक पूरा गायब कर दिया था, वो यहाँ पर ये ब्लू कलर का है, ये आपके निकल कर आई जो एमिट करी है। ये क्या लाइन लिखी हुई है? ये क्या लाइन लिखी हुई है? इस लाइन को अभय वाश ने पढ़िए। The dark lines in the absorption spectrum of the substance appears at the same position as bright line in the emission spectrum. डार्क लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वहीं पर नजर आ रही है कि जहां पर ब्राइट लाइन नजर आ रही है एमिशन स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक, अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में एक एक लाइन पहले लिखना होगा। पहले एब्जॉर्प्शन लिखेंगे फिर एमिशन लिखेंगे। ये सब कोई वरना समझ में नहीं आएगा सिर्फ अपने से किताब से पढ़ के, इसलिए पेशेंस रखना होगा। अगले आधे घंटे 40 मिनट या जब भी हम ये पढ़ेंगे, अभी तो टाइम होता हो मुझको नजर आ रहा है बहुत क्रिटिकल है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है हमको ये जानना होगा। व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? कार्तिक वाशने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़िए यार, क्या होता है? When the radiation is passed through a sample, it absorbs certain wavelengths. When the continuous spectrum is absorbed, there are a few dark spaces which represent the radiation that is absorbed by the matter. This is called absorption spectrum. ठीक, ये लिखिए सर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर समझेंगे भी। एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो बहुत इलैबोरेट है, वो बनाना नहीं होगा, मगर किताब के सामने रख के उसको समझेंगे। पहले लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सर बड़ी सिंपल भाषा में समझाया गया है कि जब लाइट जो कि कंटिन्यूअस थी उसको सैंपल से पास कराया गया, गैसियस सिस्टम से पास कराया गया, तो उसने कुछ वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर ली, और फिर जब वो उसको स्क्रीन में आगे जाके देखा गया तो कुछ वेवलेंथ गायब थी, डार्क स्पेसेस थी। तो डार्क स्पेसेस वही थी जिन वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया गया था। कुछ बात समझ में आई कार्तिक? यस सर। सर मुझे भी समझा दीजिए। सर जब हमने लाइट पास करी तो कुछ सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली एटम ने, वो ही बाद में एमिट कर दी। ठीक, तो अभी बहुत अच्छी बात देखिए आपने बोल दी है, बहुत अच्छी बात बोल दी है कि जो एब्जॉर्ब कर दी, एब्जॉर्ब को सर जी हम दूसरे जिस स्क्रीन पे देखेंगे, एब्जॉर्ब को अलग स्क्रीन पे देखेंगे, एमिट को दूसरे स्क्रीन पे देखेंगे। सर जी एब्जॉर्ब को जिस आपके स्क्रीन पे देखेंगे वो क्या कहलाएगा कार्तिक? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वाह 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 वाह। और जो निकाला है, एमिट किया है, उसको जिस स्क्रीन पे देखेंगे वो क्या कहलाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। अलग अलग स्क्रीन पे देखा जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। चलिए ये देखिए, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अलग से ऐसे इस टाइप से देखिए, ये स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्क्रीन लगा हुआ है। मैं इस बात को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ सर। ये स्क्रीन लगा हुआ है, इधर से ये चार अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है, ये चार डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है, ठीक, और ये इधर स्क्रीन से टकराई। अब उन चार में से सपोज करिए ये एक वेवलेंथ ये गायब हो गई, तो जो स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
फिर एटम ने जो एब्जॉर्ब कर ली थी वो वापस एमिट करके वो दूसरे वाले स्क्रीन पे देखेंगे, दूसरे वाले स्क्रीन को क्या देखेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी जो कौन सी गायब हुई है उसको एनालाइज करे वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और कौन सी एमिट हुई, फिर जो 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 गायब हुई है वही बाद में एमिट होंगी, तो जो एमिट को एनालाइज करा है वो क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। जी 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 बताइए सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करे लेकिन उसको एमिट ही ना करे? मैम जो है देखिए, जब वो एक्साइट होगा तो वो अभी यही सब हम बोहर मॉडल बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जब मैम एक्साइट होगा तो वो आपके एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं पाएगा, उसे वापस नीचे आना ही पड़ेगा ना। इट इज जस्ट लाइक दिस कि अगर मैम जो आपका सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी बॉडी को उछालूं हवा में और वो वापस नीचे ना आए, बताइए। बिल्कुल एकदम खुल के आंसर देना है। क्या ऐसा हो सकता है मैं नहीं हो सकता। हवा में किसी चीज को उछालूं नीचे नहीं आए? देखिए ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आएगी। हाँ, एक केस में हो सकता है अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो वो हमारे सिनेरियो में वो ये है कि इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दिया। बट यदि अगर नॉक ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक्साइट किया है, तो वो तो वापस नीचे आएगा ही ना। तो जब वापस नीचे आएगा तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करिए आखिरकार वो एमिट कर ही देगा। सर कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए चलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखिए, पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखिए। रेड से अंडरलाइन किया। रेवंत बात समझ में आई या नहीं? यस सर। मुझे भी समझा दिए सर। वो जो वेवलेंथ आएंगी जितनी भी, उनमें से कुछ जैसे स्क्रीन पर टकराएंगी तो जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, अलग से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन जी, और उस स्क्रीन पे जो हमें वेवलेंथ दिखेंगी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। स्क्रीन पे सर जो एब्जॉर्ब कर ली गई होंगी ना वो नजर नहीं आएंगी, वो मिसिंग होंगी। अदर देन दैट, हाँ वो मिसिंग होंगी, अदर देन दैट। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए सर ये डेफिनेशन सबसे पहले तो लिखते हैं। सर जी बताइए। सर कुछ जब लाइट पास कराई गई तो कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ इंस्टेंटली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे वो शो हो गई, सर वो इंस्टेंटली वहां पर क्या एमिट कर दिया एटम ने? ठीक, देखिए इंस्टेंटली नहीं, उसके लिए सर हमने एक दूसरा स्क्रीन लगा रखा है और वहां एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट करी गई है। इंस्टेंटली क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना और वापस नीचे आना ये बहुत कम समय में ही काम हो जाता है सर, ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। वी विल टॉक अबाउट इट ऑब्वियसली सर, अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया है, अगला आर्टिकल स्टार्ट किया है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये लिखिए। जी बताइए सर। सर ये जो एब्जॉर्ब करेगा सर वो किसी भी वेवलेंथ की कर सकता है एब्जॉर्ब, या फिर डिपेंड करेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड क्वेश्चन, 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए अभी डिटेल तो बोहर अंकल ही समझा पाएंगे इसको, मगर तब भी मैं आपका, क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छा है तो मैं आपका आंसर कर सकता हूँ सर, आंसर कर सकता हूँ सर। मान लीजिए कि यहाँ बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ 13 जूल भी थी, ठीक, 7 जूल भी थी, 11 जूल भी थी, तो 13 ही क्यों एब्जॉर्ब करी? बताइए 13 ही जूल क्यों एब्जॉर्ब करी? क्योंकि 13 जूल में वो फर्स्ट लेवल से कहां पहुंच जाएगा?
थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे 7 जूल वैल्यू को अब्सॉर्ब करके तो सर हवा में ही लटका रहेगा ना, आप बताइए। 11 जूल वैल्यू को तो अब्सॉर्ब करके किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि 11 जूल अब्सॉर्ब कर लोगे तो 2 जूल को 11 जूल दे दो, 13 जूल फिर से हवा में लटके हुए हो। मगर 2 जूल को 13 जूल दे दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 15 जूल। कुछ बात समझ में आई? तो अब अगर सर इसका वाला hc बाई लैम्डा रहे, लैम्डा 1 रहे, इसका वाला hc बाई लैम्डा 2 रहे, इसका वाला hc बाई लैम्डा 3 रहे, तो वो सर जी किसे अब्सॉर्ब करेगा बताइए? hc बाई लैम्डा 1, यानी लैम्डा 1 को अब्सॉर्ब करेगा। कुछ बात समझ में आई? यानी लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को वो जाने देगा। और सर वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे हमें दिख जाएंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिख जाएंगे। और ये भी दिखेगा सर, ये भी दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा? ये बाद में दिखेगा, ये थोड़ी देर बाद में, थोड़ी लैप्स के बाद में दिखेगा। ये कहाँ पे दिखेगा सर? एमिजन स्पेक्ट्रम पर। जी सर जी, ये सब बोहर ने समझाया हुआ है। अभी हम उनके आने से पहले, जैसे कोई बड़े नेता आने वाले होते हैं तो उससे पहले नारे लगा रहे होते हैं, तो वैसे अभी ये सब कुछ बोहर ने समझाया हुआ है। तो अभी जरा माहौल बना रहे हैं कि जब बोहर आएंगे, नील बोहर आएंगे तो फूल माला से उनका स्वागत किया जाएगा। तो अभी जरा माहौल बनना है बोहर के आने से पहले। आप लिखिए जल्दी से। ये रेड से जो बोल्ड किया हुआ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, वेरी गुड। ये बोल्ड से जो लिखा हुआ है ये, Sir, done. सर जी बताइए बताइए। सर फोटोन भी एटम से मिलकर बने होते हैं? नहीं, फोटोन तो मैम लाइट जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाँ, लाइट के पार्टिकल हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो अपने में एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, मगर फोटोन का कोई मास नहीं होता है। तो एटम से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मगर वो एटम से मिलके नहीं बने हुए। ओके सर। एमिशन स्पेक्ट्रम भी लिख लीजिए कि जब उसको एनालाइज करेंगे तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ऊपर वाली जो है लाइन, चलिए मैं उसको किसी दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन है। ब्लू से जो मार्क करी है बस वो एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है। इसको लिख लें, फिर हम अगली क्लास में अपना कार्यक्रम स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, वेरी गुड। So that brings us to an end of this lecture. हम अपना डिस्कशन अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। Within 5 minutes I'll be sending you a DPP for practice. ठीक है? Okay sir. Okay. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Yep. नहीं लिखूंगा।